नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि छत्तीसगढ़ में एक मंत्री इस्तीफा देते हैं तो कहते हैं कि मैंने बहुत फोन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोन नहीं उठाया और ना ही कोई कार्रवाई की। जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने बहुत बार फोन किया, मंत्री जी ने फोन ही नहीं उठाया। सच कौन बोल रहा है ये तो राहुल गांधी को पता होगा, क्योंकि उनके पास उन दोनों आदमी के फोन का रिकॉर्डिंग होगा, कॉलर डिटेल्स होगा। लेकिन अब एकलौता रह गए छत्तीसगढ़ से क्या सीन बनती है कांग्रेस की, ये तो अब भविष्य के घर में है। हम तो शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी का इस तरह से बेदखल होना राजनीति से लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को अभी बहुत आवश्यक है और कांग्रेसियों के भी। मित्रों, एक और दुखद घटना पर महत्वपूर्ण मुद्दा बनाना था। मध्य प्रदेश के धार में एक बस का पुलिया के नीचे गिर जाना और उसमें अभी तक के प्राप्त सूचना के अनुसार 12-13 आदमी ने अपनी जान गंवा दी, जो बिल्कुल निर्दोष थे। जान गंवाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी, लेकिन लापरवाही, जर्जर पुल और बस के ड्राइवर की ह्यूमन एरर के वजह से इतनी बड़ी आफत आ गई है। शव की अभी तलाश जारी है, ये संख्या बढ़ भी सकती है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग घायल हैं वो उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए महादेव अपनी कृपा बनाए, और जिन लोगों ने बेवजह अपनी प्राण गंवाया है उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। महादेव की कृपा उनके तमाम परिवारजनों पर बना रहे। मित्रों, वैसे आज बहुत सारे बयानबाजी हुई, लेकिन मैंने जो बयान के लिए आज महत्वपूर्ण मुद्दा माना वो है देश के सर्वोच्च सीट महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निचले स्तर की बयानबाजी और प्रतिक्रियाएं हुई है, मैंने उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। तो आज का मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा देश के सर्वोच्च सीट पर सबसे निम्न दर्जे की बयानबाजी से है। पहली बयानबाजी, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, बिहार में मेरा ससुराल है और ननिहाल भी है, इसलिए सबसे पहले बात बिहार की। मित्रों, शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये आज सार्वजनिक हो गया और सबको ये जानने का मौका मिला। मेरा निजी राय है कि राजनीति में शिक्षा का बहुत आवश्यक नहीं है। आवश्यक है आपके ईमानदार होने का, जनता के प्रति आपके समर्पण होने का, और जनता के मुद्दों की पहचान होना, और उनके दुख सुख में खुद को हमेशा के लिए समर्पित करना, ओम कर देना। लेकिन शिक्षा से होता क्या है कि आदमी को बोलने की सहूर प्राप्त होती है, उसे बोलने के शब्द का अर्थ पता होता है। नहीं तो अनपढ़ गवार बेहुदा बेवकूफ कुछ भी बोलेगा, उसको उसका पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। आज यही स्थिति हुई। 7वीं में 7 बार फेल, बिना मैट्रिक के मंत्री तक का सीट पर कब्जा किया हुआ लालू प्रसाद का पुत्र तेजस्वी यादव ने आज हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी, मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी पर जो टिप्पणी किया वो न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि बहुत निंदनीय और चिंतनीय भी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको ये डिसाइड करना है कि हमको राष्ट्रपति चाहिए या मूर्ति चाहिए। असल में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का नाम से उसने मीम बनाया कि मुर्मू मूर्ति चाहिए या राष्ट्रपति चाहिए। ये उस आदमी का बयान है जिसके घर में खुद एक मूर्ति को मुख्यमंत्री आवास में स्थापित किया गया था, और 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल बिहार जैसे प्रतिभावान धरती पर काबिज कराया गया, तो उसके छाती पर मूंग डलवाया गया था। बिहार के उस महान विभूतियों वाला देश जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां के कण कण में विद्या शिक्षा हो, भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित लोकसभा आयोग की परीक्षा IAS IPS की परीक्षा में अब भी सबसे ज्यादा उत्तीर्ण होने वाले अगर कोई विद्यार्थी हैं तो वो हैं बिहार के हमारे बच्चे, बिहार के हमारे भाई बंधु, बिहार के हमारे बालक बालिकाएं। उस प्रतिभा संपन्न
जहाँ पाटलिपुत्र था, वो प्रतिभा संपन्न जहाँ सिखों के दशमेश गुरु ने अपना जन्म लेकर के उस धरती को पवित्र किया, उस बिहार के धरती पर एक अनपढ़ अंगूठा टेप महिला को मुख्यमंत्री के आवास में, मुख्यमंत्री के ऑफिस में मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल तक पदस्थापित करने वाले माँ का बेटा ये कह रहा है कि हमें मूर्ति चाहिए या राष्ट्रपति चाहिए। उसको इस बात के ज्ञान इसलिए नहीं होगी कि वो खुद ही पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, नहीं तो वो इस हल्के दर्जे की बयानबाजी नहीं करता। उनके माता जी तो शुद्ध अंगूठा टेप थी। अधिकारी उनको ये बताया करते थे कि आप महिला हैं तो आपको दाएं हाथ का अंगूठा लगाना पड़ेगा, पुरुष होती तो आप बाएं हाथ का लगाती। जिन्हें दाहिने और बाएं हाथ के अंगूठे का फर्क नहीं है, उस आदमी ने उस शख्सियत के लिए बयान दिया है जो पेशे से शिक्षिका है और संवैधानिक सीट से अवकाश लेने के बाद पुनः स्कूल में पढ़ाने के लिए चली गई। मतलब राजसी ठाट के साथ अपना जीवन यापन करने के बजाय अपने आदिवासी भाई बंधुओं को पढ़ाने के लिए गई हैं। इस आदरणीय महिला के लिए इस तरह की अनादर का शब्द वही आदमी निकाल सकता है जिसको शिक्षा, समाज और संयम का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। अगर तेजस्वी यादव अपने माताजी की शिक्षा, माताजी का विज्ञान के विषय में जानकारी नहीं रखता हो सकता हो नादानी की वजह से उसको उसकी पता नहीं हो, तो उसके घर तो सिनेमा का टीवी है और आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म पर उसके माँ का पूरा सीरियल आ रहा है कि किस तरह से महारानी पिक्चर में उसने काम किया है। हाँ कमलेश, नमस्कार। तो अब तो वो एक सीरियल नहीं है, तो पिक्चर के नाम में भी महारानी भाग 1, महारानी भाग 2 आया हुआ है, तो उसको भीमा राव और महारानी देवी के कैरेक्टर को देख लेना चाहिए। उसके बहन ने तो उस पर ट्वीट करके ऑब्जेक्शन भी किया था कि एक अनपढ़ महिला का मजाक उड़ाता हुआ एक सीरियल बनाया जिस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। तो तेजस्वी यादव को खुद में झांकना चाहिए। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि सुपुआ हंस चलनिया के जिनका सहस्तर को छेद। खैर, तेजस्वी यादव मेरे इतने टाइम लेने के लायक नहीं था, वो बेमतलब इतना फुटेज खाया। इस बात से ही साबित होता है कि उसकी औकात को मैंने बढ़ा दिया है, वो इस हैसियत पर था ही नहीं। आपका समय खराब करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, यशवंत सिन्हा साहब को कैसे माफ किया जा सकता है? यशवंत सिन्हा भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षा में सफलतापूर्ण 1962 में उत्तीर्ण किए हैं। न सिर्फ उत्तीर्ण किए हैं कि शानदार कलेक्टर भी रहे, बिहार के चीफ सेक्रेटरी रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे। मतलब जो भारत में पढ़े लिखे जमात है उस जमात का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने खुद को साबित किया है कि वो पढ़े लिखे हैं। उनकी डिग्री जांची गई है, उनकी कुशाग्र बुद्धि को संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार मंडल ने जांचा है और तरह तरह के तर्कशास्त्री ने तर्क विज्ञान से और तर्क शक्ति से उनको परखा है और तब जाकर के उनको उत्तीर्ण घोषित किया है। तो तेजस्वी यादव तो अनपढ़ था, उसको माफी दी जा सकती है, लेकिन आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब का क्या करें? आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब ने जिस हल्के दर्जे का आज बयान दिया वो उपहास के पात्र बन गए। मैंने एक टीवी चैनल के डिबेट में हिस्सा लेते हुए कहा तो हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया कि राकेश परमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का मखौल उड़ा रहे। तो हमने उनसे विनम्रता से क्षमा चाहते हुए कहा कि मखौल मैं नहीं उड़ा रहा हूँ, मखौल यशवंत सिन्हा अपना स्वयं उड़ा रहे हैं। यशवंत सिन्हा साहब ने स्वयं इस तरह की बयान दिया है जिससे उनका मखौल बनता है। जब स्वयं वो अपना मखौल उड़ा रहे हैं, मैं तो सिर्फ उनको उनका आईना दिखाया। यशवंत सिन्हा साहब ने जिस हल्के शब्द का प्रयोग किया कि मैं सिर्फ राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सरकारी संस्थाओं से भी लड़ रहा हूँ, क्योंकि संस्थाओं का दबाव आ रहा है कि आप हमारे मतदान हमारे उम्मीदवार को दीजिए। इस तरह का बयान इसके पहले मैंने कभी नहीं सोचा था, सुना था कि राष्ट्रपति के चुनाव में इस तरह के हल्के शब्दों का भी प्रयोग कभी हुआ होगा। आगे का मैं नहीं कह सकता कि ये लोकतंत्र की विविधता और लोकतंत्र की गिरती स्तर को और कहां तक ले जाएगा, लेकिन मैं बड़ा क्षोभ व्यक्त करता हूं तब जबकि एक पढ़े लिखे आदमी की तरफ से ही अनपढ़ों जैसा बयान आया है। तेजस्वी को तो माफ किया जा सकता है,
यशवंत सिन्हा के लिए क्या करेंगे, ये मैं आपको छोड़ता हूँ। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये भी था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी 1855 में 85 में जो पार्टी का गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जी सर एच होम के नेतृत्व में, आज एक अंग्रेज से दूसरे अंग्रेज के नेतृत्व में आते आते पार्टी की स्थिति इतनी बुरी, विभत्स और दयनीय हो गई है कि उसके पास एक राष्ट्रपति उम्मीदवार तक का अदना सदस्य नहीं मिला कि वो अपना एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार दे सके। उसे दूसरे राष्ट्रपति के उम्मीदवार का समर्थन देने पर मजबूर होना पड़ा। इतनी गिरी हुई व्यवस्था, मतलब गिरी हुई मतलब स्तर नहीं, मतलब इतनी दयनीय व्यवस्था के लिए मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी समस्त देश में हर जगह है। आप भारत के हर भूभाग, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो, कच्छ से आसाम हो, अगर आप जाएंगे तो आपको कांग्रेस और कांग्रेसी जरूर मिल जाएंगे। जबकि भारत का बहुत से ऐसा भूभाग है जहां भारतीय जनता पार्टी को जानने वाला भी कोई नहीं है। उस स्थिति में कांग्रेस का इस तरह का मजबूर होना या कांग्रेस के पास एक अदद राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार न होना, ये बताता है कि आप अगर लोकतंत्र में लोक के भावनाओं का कदर नहीं करेंगे तो आपका स्थिति कितना दयनीय और कितना हल्का हो जाएगा। रुद्र प्रताप को शुभाशीर्वाद के साथ उनके बयान पढ़ता हूं। आपने लिखा है कि इसीलिए आपने प्रधानमंत्री को भी तेजस्वी की तरह ही माफ किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए किसी व्यक्ति को इतनी हल्के दर्जे का इस्तेमाल नहीं किया। रुद्र प्रताप, आज राष्ट्रपति पर दिए गए बयानों की चर्चा हो रही है, आज प्रधानमंत्री के बयान की चर्चा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ने इस तरह के हल्के दर्जे का इस्तेमाल किया है तो आप उल्लेख कीजिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आज लोकतंत्र आदरणीय प्रेमनंद जी को सादर प्रणाम। मित्रों, आज का दिन दुनिया में भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर बनाने, लोकतंत्र के भारत की गहरी जड़ों को जमाने, दिखाने और बताने का जो मौका दिया था, उस मौके की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसमें रुद्र प्रताप ने लिखा कि दोनों अनपढ़, इसलिए मैं कह रहा हूँ। रुद्र प्रताप, मुझे इसमें तो आप ही अनपढ़ लग रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की विश्वविद्यालय की डिग्री है। अब पहले बीए, पहले एमए वाली बात मीडिया की बनाई हुई कहानी है, लेकिन प्रधानमंत्री पढ़े लिखे के श्रेणी में आते हैं। उनकी हर विषय पर धारा प्रवाह प्रवचन सुनने के बाद भी अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो अनपढ़ कौन है ये स्वयं में पता चल रहा है। लालू प्रसाद का बेटा 8 मिनट के लिखित बयान में 16 मिस्टेक करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए धारा प्रवाह बोलते हैं, किसानों को संबोधित करते हुए धारा प्रवाह बोलते हैं, सिनेमा वालों को संबोधित करते हुए धारा प्रवाह बोलते हैं। मतलब दुनिया के किसी भी विषय पर उनका पकड़ इस बात का प्रमाण है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री की कितनी गहन अध्ययन है और वो कितना शिक्षित हैं। जबकि अभी 4 दिन भी नहीं बीता, माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में तेजस्वी यादव ने लिखित हिंदी में बयान को बढ़िया से पढ़ नहीं सका। अब दोनों के एक ही तुला पर रखते हैं तो मैं उनके दूसरे तुले पर आपको रखना चाहूंगा, क्योंकि आप भी उसी स्तर के पढ़े लिखे आदमी नजर आते हैं। हालांकि आप पढ़े लिखे मैं जानता हूं, लेकिन आपके बयान बताती है कि आप पढ़े लिखे नहीं है। अगर आपने प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव को एक ही तुला पर रखा है तो तब की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बताता है कि पढ़ाई की परख आपको नहीं है। एनीवे, आज मैं बात कर रहा था लोकतंत्र के मजबूती की। मित्रों, आप एक बात का आपको अंदाज ही नहीं हो रहा होगा कि आज भारत ने क्या कर लिया है। मित्रों, भारत के राष्ट्रपति चुनाव दुनिया में खबर है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नेतृत्व संभाला है, तब से दुनिया को भारत को देखने का नजरिया में परिवर्तन हुआ है और सम्मान और आदर आया है। ये हम रंगमंचों पर, दुनिया के मंचों पर, राजनीतिक जमातों के बीच में और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में भारत के प्रधानमंत्री की स्वीकारता, उसके सम्मान और उसके प्रति आदर को देख करके अंदाज लगा सकते हैं। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें दुनिया का सबसे
पुराना मजबूत और शक्तिशाली लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं चल करके भारत के प्रधानमंत्री के पास आते हैं और उनको बीच में हस्तक्षेप करते हुए उनका अभिवादन करते हैं और उनसे सम्मान व्यक्त करते हैं। ये दुनिया के समाचार चैनलों पर चला हुआ है। इसलिए आज दुनिया में चर्चा होता है कि भारत क्या सोच रहा है, भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्या घट रहा है। तो आज भारत ने जो दुनिया को बताया है वो सबसे बड़ा इतराने अगराने और प्रतिष्ठा वाला विषय है। वो तब जब भारत के सबसे ऊंचली कुर्सी के लिए भारत के सबसे निचले तबके की एक महिला को बैठाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल किया और आज मतदान के माध्यम से ये साबित हो गया कि अब भारत की अगली राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। 21 जुलाई के दिन यह बात आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। मतदान के हुए रुझान और बयानों से यह पता चलता है कि मुर्मू जी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पढ़े लिखे अनपढ़ों जैसी बात करने वाले श्री यशवंत सिन्हा से बहुत आगे हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब लड़ाई में नहीं। तो इतनी बड़ी लोकतंत्र में जब इस तरह का एक मौका आया था तो आदर्श चुनाव, आदर्श राजनीति तो ये होता कि ये चुनाव ही नहीं होता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव गणित का चुनाव है, ये गिनती का चुनाव है। इसमें 2 यूनिट बिजली और कर्जा माफ करने, किसान बिल माफ करने, पुराना हाफ और बकाया साफ वाली जैसे लोक लुभावक स्लोगनों से तो मतदान होता नहीं है, क्योंकि इसमें जो लोग मतदान करते हैं उनका बिजली का बिल लगता ही नहीं है। इस वजह से उनको बिजली का बिल माफ करने का स्लोगन देने का कोई फायदा नहीं है। तो जब विपक्ष को इस बात की जानकारी थी कि गिनती में हम पिछड़े हुए हैं, हमको समर्थन में जो लोग हैं और विपक्ष में जो लोग हैं उससे साबित होता है कि एनडीए जिसको चाहेगी उसको चुनाव जितवा लेगी। वो यहाँ तक कि एक दलित, अनुसूचित जनजाति, मुसलमान जिसको भी चाहती उसको जितवा सकती थी। तो आदर्श राजनीतिक स्थिति ये होती, दुनिया भर में ये बताने के लिए सबसे बड़ा खबर बनता कि भारत के लोकतंत्र की मजबूत जड़ों की पहचान है कि उसने एक संथाल जाति की जनजाति महिला, जो कि समाज के सबसे निचले दर्जे की महिला मानी जाती है, जिसका रहन सहन ही जंगल है, उन्होंने शहर की चाकचौंध नहीं देखा, शहर की रोशनी से उसको कोई सामना, कोई मुलाकात नहीं हुआ है। आज वो भारत की सबसे बड़ी मजबूत महल वायसराय हाउस जिसको कहा जाता था, जब वर्तमान में हम उसको राष्ट्रपति हाउस कहते हैं, वो आज एक रायसीना हिल्स पर पदस्थापित होगी, जिसमें भारत के तमाम राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी आहुति दी है, अपनी समर्थन दी है और उस महिला को राष्ट्रपति भवन में पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन भारत के राजनीतिक दल को ये मंजूर नहीं था। उनको ये लग रहा था कि आने वाले 22, 23 और 24 के चुनाव में कहीं विपक्ष हतोत्साहित नजर ना आवे, कहीं देशवासियों को ये ना लगे कि यार विपक्ष कहीं दूर दूर तक और बहुत दूर तक तो है ही नहीं है, क्योंकि उनको मजबूरी में महात्मा गांधी बनते हुए देखते न, पर शायद जनता उनको आगे के चुनाव में हतोत्साहित होती। इस वजह से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए लड़ते हुए प्रतीत होने का ड्रामा किया गया, स्वांग किया गया, असफल प्रयास किया गया। जबकि होना ये चाहिए था कि उनको इस सीट के लिए निर्विवाद रूप से अपना समर्थन दे देना चाहिए था। आदरणीय M.K. तिवारी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, लोकतंत्र की 2 घटनाएं आज दुनिया में चर्चा का विषय है। मुझे तो पता नहीं है कि कितनी मतों से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जीतेंगी, सिर्फ ये जानकारी है कि वो जीतेंगी, जो आज रुझान आया है। उसी तरह से ये पता नहीं है कि ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, लेकिन अब तक जो शख्सियत ने अपनी बढ़त बनाए रखा है वो है ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक उस देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, उस देश की जीन है, ओरिजिन है, जिसको ब्रिटेन ने गुलाम बना रखा था। मतलब अपने एक गुलाम को अपना रहनुमा बनाने का जो ब्रिटेन ने साहस दिखाया है, वो उसी तरह का साहस है जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे निचले तबके के महिला को सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाने का साहस किया है।
काम किया है। मैं इन दोनों देश के नेताओं, जनताओं और उनके राजनेताओं को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया है। आदरणीय प्रेमचंद द्विवेदी जी का मार्गदर्शन मिलने बड़ा जरूरी है, उत्साहवर्धक और प्रेरणादायी होता है। आपने लिखा है कि जयंत सिन्हा ने किसको वोट दिया होगा, कोई अंदाजा? हाँ, मैं अभी उस पर ही आता हूं। असल में क्या हुआ कि गिरती मर्यादा पर एक हास्यास्पद बयान दूं कि क्यों आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब परेशान है। आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब ने आज जब देखा कि उनको समर्थन देने वाले लोग ही समर्थन वापस ले रहे हैं, इसमें रुद्र प्रताप की बात पढ़ने तो कोई और टिप्पणी आएगी तो ये बयान ऊपर चला जाएगा। रुद्र प्रताप ने लिखा है कि इस 57 साल के बाद ग्वालियर में महापौर, मतलब आप न हंसुआ के बयान में खुरपी की गीत गाएंगे। बात राष्ट्रपति चुनाव की हो रही, आप निगम के चुनाव में लड़े। आम आदमी पार्टी से आपको भी कुछ सिंपैथी है क्या? केजरीवाल के साथ कुछ रहे हैं क्या? क्योंकि आप राजनीतिक शख्सियत है, सामाजिक प्रखर कार्यकर्ता है, समाज के हर गतिविधियों में बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो कुछ केजरीवाल से आप सीखे हैं क्या? मतलब केजरीवाल जिस तरह से सिंगापुर में नगर निगम के चुनाव में जीते हुए निगम कर्मियों के संबोधित करने को ललायित हुआ है, जब वो मुख्यमंत्री है, आप भी राष्ट्रपति के चुनाव में निगम के चुनाव की बात कर रहे हैं। मतलब बात यहाँ राष्ट्रपति की हो रही है और आप निगम की बात कर रहे हैं। कहाँ राष्ट्रपति और कहाँ निगम, दोनों का कोई तुलना ही है? रुद्र भाई, कुछ तो अपने हैसियत का ज्ञान रखिए, कुछ तो विधायक के भांजे होने का रुतबा मेंटेन करें मेरे भाई। राष्ट्रपति के चुनाव में निगम के चुनाव की बात कर रहे हैं, ये बात रेलेवेंट नहीं है। आज प्रेमचंद द्विवेदी ने लिखा है कि कुछ कांग्रेसियों ने भी एनडीए प्रत्याशी को वोट दिया था, एक टिप्पणी। हाँ, मैं आदरणीय इस पर आता हूँ। तो क्या हुआ कि जब यशवंत सिन्हा को लगा कि भाई जो यूपीए के लोगों ने मुझे अपना संयुक्त प्रत्याशी बड़ा जोर शोर से और बड़े उत्साह से बनाया था, उनमें दरार पड़ गया। शिवसेना मजबूरी में ही जिस तरह से सर्दी के कंपन में समुद्र के नदी के किनारे पांव फिसल जाता है तो आदमी हर हर गंगे बोलने लगता है कि वो चलिए हर हर गंगा जी मैं नहाने आया हूँ। जब असल में उसके पांव फिसल गया, उसको पानी में गिरना ही था, तो गिर जाने पर हर हर गंगे बोलने लगता है। उसी तरह से शिवसेना जब टोटल फिसल गई और सारे चुने हुए संसद विधायक एकनाथ शिंदे के झोले में गिर गए, तो उद्धव ठाकरे को हर हर गंगे बोलना ही था, उन्होंने हर हर गंगे बोला। इसी तरह से बहुत सारे कांग्रेस के विधायकों ने ये कहा कि भाई पहली बार कोई हमारी जनजातीय महिला को राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया जाता है। एक तो जनजातीय, ऊपर से महिला, इस तरह के खुशनुमा मौसम और इस तरह के स्वर्णिम मौसम अवसर को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं आदरणीय मुर्मू जी का समर्थन करूंगा। तो इस तरह की जब सीन को देखा यशवंत सिन्हा साहब ने, तो उनको इंदिरा गांधी का वो बयान याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप अपने अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति को चुने। तो कांग्रेस के अधिकृत प्रतिनिधि के जगह नीलम संजुवा रेड्डी की जगह बीबी गिरी चुन लिए गए थे। लेकिन यशवंत सिन्हा साहब भूल गए कि इंदिरा गांधी ने जब अंतरात्मा का आवाज दिया तो पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि को छोड़ करके दूसरे को दिया गया था। आज रवि किशन ने बड़ा बढ़िया कहा कि हम सबने आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब के बयान को बड़ी बढ़िया से मंथन किया, बहुत घोटा खूटा और बहुत ध्यान किया, और जा करके मंथन से ये निकला कि यशवंत सिन्हा ने। उसी तरह से जब आदरणीय यशवंत सिन्हा ने अंतरात्मा की आवाज की बात तब कही जब उनके अपने पुत्र ने सार्वजनिक बयान दिया। आदरणीय प्रेमनारायण जी, ये बात बताने से पहले रुद्र प्रताप की बात पढ़ दूं, क्योंकि कोई टिप्पणी आएगी तो ये बयान ऊपर चला जाएगा। आपने लिखा है कि पत्रकार, बुद्धिजीवी और लेखकों का काम है कि सरकार के कमियों को निकाले, ना कि भाटगिरी कर। मैं भाटगिरी नहीं कर रहा हूँ रुद्र भाई, मैं कह रहा हूं कि अभी बात राष्ट्रपति के चुनाव की हो रही है और आप निगम की बात कर रहे हैं। मतलब आईएएस की परीक्षा में चपरासी का प्रश्न पूछने पर चर्चा आप जैसे कर, मैं इस बात पर कर रहा हूं। जहां आईएएस की परीक्षा हो रही हो वहां चपरासी की योग्यता पर चर्चा नहीं किया जाना चाहिए, और जहां चपरासी की योग्यता हो रही हो वहां पर आईएएस की बखान नहीं करनी चाहिए। भारत के सबसे बड़ी कुर्सी की हो रही है और आप भारत के सबसे छोटी कुर्सी की बात कर रहे हैं। दोनों का तुलने पर मैं बात कर रहा हूं। अब इसका भाट गिर ले रहे तो ये आपकी समझ है, आपके समझ पर मैं कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकता। तो प्रेमनाथ द्विवेदी जी, तो क्या हुआ कि आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब के पुत्र जयंत सिन्हा ने एक बयान दिया। जयंत सिन्हा कहा कि जब से मेरे पूज्य पिताजी को संयुक्त विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार बनाए, तब से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
और तब से तरह के बयान लगाए जा रहे हैं कि मैं पुत्र होने के नाते किनका समर्थन करूंगा। पिता होने के नाते आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब मेरे लिए बड़े आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो दुनिया के सबसे महानतम पिता, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं एक पार्टी का प्रतिबंधित सिपाही हूँ और पार्टी के निर्णय का सम्मान करते हुए मैं वो निर्णय लूंगा जो हमारी पार्टी ने हमको लेने के लिए कहेगी। तो जब उनके पुत्र ही उनकी बात नहीं सुना तो उनको ये बयान देना ही था कि आप अंतरात्मा की आवाज को सुन लें, यही बात उनका कहना था। तो जब उनके पुत्र ने उनको वोट नहीं दिया तो उनका हतोत्साहित होना लाजमी था। खैर, आज स्थिति चपरासी भी प्रशासन के लोकतंत्र, हाँ तो चपरासी की बात चपरासी पर होगी और कलेक्टर की बात कलेक्टर पर होगी। मैंने कब कहा कि चपरासी, अगर चपरासी को मैं सम्मानीय नहीं मानता तो अपने चर्चा का विषय नहीं बनाता, क्योंकि मैं हल्के दर्जे के लोगों पर तो चर्चा नहीं करता। चपरासी सम्मानीय सीट है और सम्मान के योग्य है, मेहनती इंसान है, तभी तो मैंने उसको अपना चर्चा का विषय बनाया। 10 बजे के प्राइम टाइम में आदरणीय प्रेम दीदी जैसा फौजी, M.K. तिवारी जैसा पढ़ा लिखा विद्वान, आप कैसे सामाजिक प्रहरी और पता न कितने सैकड़ों हजारों विद्वानों के बीच में ये बखान कर रहा हूँ, ये चपरासी के लिए सम्मान का विषय है और मेरे लिए फक्र का विषय कि मैं चपरासियों के नाम ले रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि चपरासी की जो बात हो रही तो कलेक्टर की बात हो, जो कलेक्टर की बात हो तो चपरासी की बात हो, दोनों के साथ नहीं मिलाया जा सकता। स्तर पर, चर्चा पर, उसकी उपयुक्तता पर और उसकी योग्यता पर, तब मैंने बात कहा है, इसको हल्के में ना लें। खैर, आज की दशा के बाद एक बात तो जरूर साबित होती है कि लोकतंत्र में बयानबाजी बेलगाम होती जा रही है। इसके पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, निगम के चुनाव में इस तरह के बयानबाजी आती थी। हालांकि मुझे याद है कि जब छात्र नेता की चुनाव होता था तो इस तरह की बयान यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दिए जाते थे। वो जिस तरह के बयान दिए जाते थे मैं सार्वजनिक नहीं दे सकता, क्योंकि हमने वो बयान दिए हैं, वो बयान सुने हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो कॉलेजों में बोली जाती है वो बोलूं। लेकिन अब जब विधानसभा और संसद के चुनाव के बयान सुनता हूं तो हमें बड़ा शर्म आता है कि यार हम लोग इतने निचले स्तर की बात क्यों नहीं बोल पाए, जबकि हम लोग लड़कपन में बोलते थे। और छात्र नेता में कोई राष्ट्रपति का चुनाव होता नहीं था कि भाषण दिया जाए, वहां तो जितनी फालतू, जितनी बेशर्मी और जितनी बेहई से बोल सको, अपनी बात को ऊंची रख सको। लेकिन अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो बयान नेताओं के आ रहे हैं वो हमारे स्कूल, कॉलेज, मतलब स्कूल में तो खड़े होते नहीं, कॉलेज और विद्यालय और महाविद्यालय के चुनाव के स्तर को फेल कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आज का जो महाविद्यालय का चुनाव होता होगा उसकी स्तर कितना गिरा होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे को उसका अभी अनुभव नहीं है। क्योंकि मेरा बेटा और बेटी जिस कॉलेज में पढ़े हैं वहाँ पर मुझे चुनाव में जाने का मौका नहीं मिला है। हालांकि वो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो मतदान दिए होंगे और चुनाव प्रक्रिया में भाग लिए होंगे, बच्चे होंगे, पढ़े गए होंगे, तो मैंने कहा कि वो चुनावी रैली में भाग नहीं लिए होंगे। मजबूरी है, कहीं ना कोई लड़के ने, लड़की ने उनको जरूर टोका टोकी किया होगा, वोट मांगा होगा, वोट देने के लिए फोर्स किया होगा। लेकिन अब बेटी बेटा से तो पूछ नहीं सकते कि आज किस स्तर का बयानबाजी आ रही है। लेकिन विधायकों की चुनाव में देखने के बाद मन क्षुब्ध होता था। लेकिन क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भी इस तरह के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग होने लगेगा? क्या इसको माफ किया जा सकता है? मेरा असली पीड़ा यही है, क्योंकि जो परंपरा रही है, मैं नीलम संजीवा रेड्डी के बाद से कुछ समझने लगा हूं कि राष्ट्रपति नाम की कोई चीज है और उस पर चुनाव भी होता है। बाकी का डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद तो मैं दिल्ली में ही आ गया था और अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सामाजिक समाचारों को सक्रियता से जानना, इस बात की जिज्ञासा तो पता न कि कुशाग्र बुद्धि की वजह से या आप जैसों के आशीर्वाद की वजह से या पारिवारिक संस्कार प्रतिष्ठा की वजह से, जो भी रहा हो, पता न क्यों समाज की गतिविधियां जानने की आदत पहले से है। लोग बचपने में सिनेमा का कॉलम पढ़ते थे तो हम राजनीतिक गतिविधि पढ़ते थे। तब से मैंने कभी नहीं देखा कि जो इस बार वाला चुनाव में बयानबाजी हुई है वो उसके पहले भी हुआ है। आप कह सकते हैं कि तेजस्वी जैसा अनपढ़ आदमी पहले नहीं था तो कैसे होता? यशवंत सिन्हा जैसा आदमी जिसको खुद के लोगों जिन्होंने चुनाव लड़वाए उसका साथ छोड़ दिए तो क्या होता? इस तरह की डमाडोल मन स्थिति वाला कभी उम्मीदवार नहीं था, इसलिए नहीं आपने देखा होगा। लेकिन अगर ऐसा था भी तो हम उस सीट पर
संयम को उम्मीद कर सकते थे, मर्यादा को उम्मीद कर सकते थे, जिसकी अभाव मिला। आज का कार्यक्रम का यह गिरना भी प्रधानमंत्री के का ही प्रभाव। अच्छा, आपको प्रभावित से प्रभावित रहिए। दीदी ओ दीदी, अब दीदी शब्द को भी बुरा लग रहा है तो रुद्र प्रताप आपको ममता बनर्जी से प्रभावित है। खैर, अब क्या कहूँ अपने बयान का। मित्रों, आज का जो मेरा कार्यक्रम था वो इसी वजह से था क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। मेरे बोलने का फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि आम जन वोट देते नहीं और जो वोट देते हैं वो मेरा कार्यक्रम देखते नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं इन बयानबाजियों से बड़ा दुखी था, इसलिए जो मैं बहुत कुछ 2 मुद्दा उठाया था। प्रेम नंदी जी उसको नहीं देखे तो मैं एक बार पुनः कह देता हूँ। सबसे पहला मैंने कहा था कि आदमी को पढ़ा लिखा क्यों होना चाहिए, वो इसलिए कि उसको बोलने, सूझने, समझने की शक्ति आएगी। तेजस्वी यादव ने जो बयान आदरणीय मुर्मू जी के लिए दिया है, तब जबकि उसकी खुद के माता जी को ये पता नहीं था कि अंगूठा का निशान दाहिना वाला लगाते हैं या बाएं वाला लगाते हैं। प्रतिभा संपन्न बिहार में 15 साल तक मुख्यमंत्री के सीट पर एक मूर्ति को स्थापित करने वाला का बेटा अगर राष्ट्रपति के उस उम्मीदवार को, जो कि एक शिक्षिका है, संवैधानिक सीट को सुशोभित कर चुके हैं और सफलतापूर्वक सुशोभित कर चुके हैं, कई बार लोकतंत्र को परास्त किया है, लोकतंत्र पर विजय प्राप्त किया है, लोकतंत्र के माध्यम से लोगों का आशीर्वाद लेकर के चुना हुआ जनप्रतिनिधित्व का काम किया है, उस महिला को अगर वो मूर्ति कह रहे हैं तो अपने माता जी के लिए क्या कहेगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। यशवंत सिन्हा IAS की परीक्षा पास करके बिहार जैसे राज्य के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो उनका अनपढ़ता के लिए माफी के विषय में सोचा जा सकता है, लेकिन यशवंत सिन्हा को कैसे माफ किया जाए जो इस स्थिति पर बयान देने पर मजबूर हुए। जो पढ़े लिखे आदमी का बयान तो कतई नहीं कहा जा सकता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुझे लोकतंत्र के लिए बड़ा अशुभ लगा कि आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से आसाम तक अगर कोई राजनीतिक पार्टी है जिसके 2, 4, 5, 10 लोग हर जगह मिलेंगे, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देश की सबसे पुरानी, प्रतिष्ठित और अब तक की सबसे ज्यादा देश में सरकार देने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास एक अदना सा उम्मीदवार नहीं मिला जिसको वो राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा कर सके और उसे अपना राष्ट्रपति देने की दावा राष्ट्र को कर सके कि बेशक मैं अभी सरकार में नहीं हूं, लेकिन मैंने राष्ट्रपति का उम्मीदवार दिया है और मेरे पास राष्ट्रपति का उम्मीदवार देने की हैसियत है। उनको इस तरह मजबूर जाना पड़ा कि अपने पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता जिसको राजीव गांधी ने खड़ा किया था, उस ममता बनर्जी को उम्मीदवार को अपना समर्थन देने पर मजबूर होना पड़ा। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा अशुभ है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी को लगेगा कि मेरे सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसी दिन नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी भारत के गणराज्य की सम्मान बढ़ाए रखें और देश के प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करें। इस बात के लिए सबसे जरूरी है कि नरेंद्र मोदी के सामने एक नरेंद्र मोदी से बड़ा विकराल और शानदार विकल्प देशवासियों के सामने खड़ा होता हुआ प्रतीत हो। और अभी के राजनीतिक परिदृश्य में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा और किसी से संभव नहीं है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस दुर्बलता का परिचय देना, इस दीनता और हीनता का परिचय देना लोकतंत्र के लिए बड़ा अशुभ है। भारत की जनता शायद माफ करे ना करे, लेकिन मैं तो कांग्रेसियों को माफ नहीं करूंगा क्योंकि उनकी अंतःकलह से राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। राजीव गांधी की सपना का साकार आज उनके बेटे, उनके विधवा ने जिस तरह से उनको जूते के नोक पर उनको रख दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारत को जिस बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है, इंदिरा गांधी के कांग्रेस को जिस दीनता में पहुंचा दिया, वो माफी का लायक नहीं है। छत्तीसगढ़ के मंत्री रिजाइन करते हैं तो कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, ना कल बैक कही। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने बहुत फोन लगाया, मंत्री जी ने फोन नहीं उठाया, ना ही कॉल बैक आया। इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, ये तो राहुल गांधी बताएंगे, प्रियंका गांधी बताएंगे, सोनिया गांधी बताएंगे। लेकिन राष्ट्र आपको ये जरूर बताएगा कि इस स्थिति पर राष्ट्र को पहुंचाना, इस दयनीय स्थिति पर कांग्रेस को पहुंचाना आपको शोभा नहीं देता है, तब जबकि देश को आपसे बहुत उम्मीद है।
अंत में आदरणीय प्रेमचंद्र द्विवेदी ने लिखा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर उनके पति ने ही देखिए गंभीर आरोप लगाना एक अलग मैटर है आदरणीय प्रेमचंद्र द्विवेदी जी, लेकिन कम से कम कांग्रेस ने एक प्रत्याशी तो दिया। आज क्या कांग्रेस के पास राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार नहीं था? पिछले बार का मीरा कुमार अभी तो थी, बड़ा सक्रिय थी, विदेश सेवा का अधिकारी है, प्रधानमंत्री की बेटी है, कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा की चुनी हुई जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, शानदार व्यक्तित्व है, इनको क्यों नहीं खड़ा करा दिया? और भी हमें किस किस का नाम लूं? कांग्रेस में तो एक खोजो हजार मिलेंगे वाली स्थिति है, तो आपने अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? मल्टीपल चुनाव हो जाने देती, उससे ये होगा कि जो आपके सबसे बड़ा जो सेंट्रल नेतृत्व की जो धुरी आपके पीछे घूमती थी, वो धुरी टूटी है, वो धुरी बिखरी है। आज ममता बनर्जी दिल्ली में आती है तो सोनिया गांधी से नहीं मिलती है, मैसेज देने के लिए कि सोनिया गांधी से मिलना कोई जरूरी है क्या? मतलब संयुक्त विपक्ष के दावेदारी पर जो कांग्रेस का दावा बनता था, उसको कांग्रेस ने स्वयं तोड़ा है। मान लेते कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार दे देती तो यशवंत सिन्हा के साथ एक और खड़ा हो जाता। क्या इसके पहले 2-2, 3-3 लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा है? क्या इसके पहले मल्टीपल फाइट नहीं हुई है और मल्टीपल फाइट में एक आदमी विन नहीं हुआ है? तो इस तरह की मजबूरी आपको क्यों दिखानी पड़ी, ये सोचने वाला विषय आदरणीय प्रेमचंद्र द्विवेदी जी तो है ही है। और मैं इससे दुखी हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत का लोकतंत्र बिना कांग्रेस का अभी कुछ दिनों तक तो संभव नहीं है। कल क्या होगा, मैं ब्रह्मा का भाई नहीं हूँ, लेकिन आज की जो परिदृश्य है उसमें मैं लोकतंत्र में बिना कांग्रेस का कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी है जो समस्त देश में, हाँ कल कोई हो सकता है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जिस तेजी से कांग्रेस को का विकल्प बनता जा रहा है, जिस तेजी से अखिलेश यादव खुद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के घर में जो उनका विरोध हो रहा है, खास तौर से उनको जो एरोगेंस होने का प्रचार हो रहा है, और वो एरोगेंस है भी। जो आदमी अपने चाचा को प्रणाम नहीं करता, अपने पिताजी का सम्मान नहीं करता, वो एरोगेंस ही है। और भी बहुत लोग हैं जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर विकल्प बनने का प्रयास करें, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने में तो मैं भी प्रधानमंत्री का प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन मेरे गांव का प्रधान भी नहीं बोल सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो आदमी को थोड़े से प्रयास के बाद सफलता मिलने की उम्मीद और आशा है, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन क्या करें, समझदार प्रस्तुति साधुवाद। आपके इसी आशीर्वाद के आधार पर जी आज की वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम देता हूँ कि सर्वोच्च सीट के लिए मर्यादा का टूटना हमको बड़ा बुरा लगा। अगर आपको बुरा लगा होगा तो कृपया मुझको अपना आशीर्वाद दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक लोकतंत्र की जय हो, भारत माता की जय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।